अरे सुनो, हाँ जी। ये कौन सा पापड़ है? बीका जी दिलकुश पापड़। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग खा लो, मेरा तो दिल खुश हो गया। हुकुम पधार रहे हैं, तो आप हुकुम पधार चुके हैं। इतनी हल्की फिटिंग, बिजली गिरे प्लम्बर पे। ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूते, जैकेट, सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं Congratulations! आपने जीता है घंटा। अरे कमियां तो जमाना ढूंढता है, अच्छाइयों पे ध्यान दो यार। आप हमेशा मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। कोई भी इंसान को कोई भी चीज निराश कर ही नहीं सकती जब तक कि वो खुद निराश ना हो। उससे पहले की इंडस्ट्री और उसके बाद की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? तो ये आदमी को खुश रहना चाहिए यार, यही तो जिंदगी का फलसफा है। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए आमतौर पर लोग तरसते रहते हैं और आप जो है 2 बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। कोरोना के बाद जो अब हीरो है तो वो स्क्रिप्ट है, कंसेप्ट है, कहानी है, उस कहानी के किरदार आज की तारीख में हीरो है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि मुंबई कभी किसी को निराश नहीं करती? और जब स्ट्रगल में हो तो लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। आप नए कैरेक्टर के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं? थिएटर ने ही मेरा जीवन चलाया, जितनी भी रोजी रोटी यहाँ जयपुर में कमाई वो सब थिएटर ने दिया है। नमस्कार, लाइव परफॉर्मेंस पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, शनिवार आ चुका है और हमारी सीरीज का अगला एपिसोड आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास मेहमान हैं वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुंबई पर राज करने की उनकी कोशिश लगातार जारी है और हम चाहते हैं कि वो अपने इस सपने में कामयाब हो। हालांकि फिलहाल वो काफी हद तक अपने सपने को पूरा कर चुके हैं और बहुत जल्द और भी उनकी नई उपलब्धियां हमें देखने को मिलेंगी। जयपुर रंगमंच से उन्होंने शुरुआत की, नुक्कड़ नाटकों में भी उन्होंने भरपूर काम किया, उनकी टीम लगातार काम करती रहती है आज भी और ये मुंबई में लगातार कुछ बड़े धमाके करने की तैयारी में रहते हैं। कई बड़ी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और हाँ, ये हमारे जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं उनके साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। जी हाँ, नाम है टीटू वर्मा। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, मस्त, आनंद। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये पूछते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति? मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, पहले भी आप सुंदर थे, अब थोड़े और सुंदर हो गए हैं। बस, और पुराना रिश्ता आपका और हमारा तो कहीं कोई कमी तो नहीं लग रही? अरे कमियां तो जमाना ढूंढता है, अच्छाइयों पे ध्यान दो यार। अच्छा, जयपुर से इतना दूर 1100 किलोमीटर समथिंग आप मुंबई में रह रहे हैं, घर वालों की याद आती होगी? अरे क्यों नहीं, क्या बात करते हो भाई। संघर्ष के दिनों हो या सफलता के दिन हो, घर वाले तो हमेशा साथ होने ही चाहिए। और याद तो घर वालों की क्यों, अच्छे दोस्तों की भी आती है, पुराने दिनों की भी आती है, उन दोस्तों की भी याद आती है जिंदगी में अब नहीं है हमारे साथ, और वो दोस्त जो आज भी साथ है, सभी की याद आती है। अगला सवाल, आप हमेशा मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। और आपको देख कर के जो आपके सामने होता है वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। यही तो जिंदगी। तो ये मुस्कुराने की कहीं से कोई डिग्री, डिप्लोमा वगैरह किया है या? इसके लिए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया था कि आप कैसे हंसे हैं और लोगों को कैसे हंसाएं। ग्रेट। तो ये हुनर जो है आप में कुछ स्पेशल है? ये इनबिल्ट है, ईश्वर का प्रदत्त है। ईश्वर ने जब जन्म दिया तो शायद ये गुण मेरे में एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने। होते हैं ना कई लोगों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, तो शायद ये हंसने की क्वालिटी कुछ ज्यादा मेरे अंदर आ गई है। और फिर मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, अच्छा माहौल मिला, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। समय कैसा भी हो, आदमी को खुश रहना चाहिए यार, यही तो जिंदगी का फलसफा है। अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने जो है बताया ऑडियंस को कि आप अमिताभ बच्चन के साथ भी जो है स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। हाँ। 2 बार शायद। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो एक्सपीरियंसेस बताएं, दोनों बार, पहली बार आपको कैसा लगा और फिर उसके बाद दूसरी बार जब आप अमिताभ बच्चन जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो उस वक्त कैसा लगा? देखिए दोस्तों, पहली बार मेरे को मौका मिला था एक कमर्शियल एड, टीवीसी जिसे बोलते हैं, बीका जी दिलकुश पापड़ का। उसमें मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे ब्रीफ दे दिया था, मुझे इंट्रोडक्शन और ऑडिशन मंगा लिया था।
और मैंने अच्छा सा बना के भेजा। उन्होंने दूसरे दिन कॉल आया कि सर आप शॉर्ट लिस्टेड हो, फाइनल तो नहीं हो। फिर 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि यू गॉट सेलेक्ट, आप फाइनली हो गए हो। और आर बाल्की सर इसके डायरेक्टर हैं और आपके अपोजिट में अमिताभ बच्चन जी। तो मैं शॉक्ड हुआ, मैंने कहा यार मैं बहुत लकी हूँ। यानी ऐसे आश्चर्य की बात होती है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अगेंस्ट में कौन है या मेरे उस फिल्म में कितने आर्टिस्ट थे। बस ये था कि एक कमर्शियल टीवीसी है, उसमें एक कैरेक्टर है, आप करोगे? मैंने कहा यस करेंगे। ऑडिशन भेज दिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, फाइनल भी हो गया। जब सेट पे पहुंचे तो अमित जी है सेट पे, उन्हीं के साथ मुझे काम करना था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो बहुत पंचुअल है काम को लेकर अमित जी। और उनसे पहली बार मिलने के बाद पता चला कि वास्तव में एक पंचुअल एक्टर क्या होता है। वो समय के बहुत पाबंद है, काम को लेके बहुत, इस उम्र में भी काम को लेके वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मतलब एक्टर हैं। काम उनके लिए भगवान है मान लीजिए, और एक एक्टर को होना भी चाहिए। भगवान के बराबर अपने काम को मानते हैं तो ही कुछ जीवन में हो पाता है। और दूसरा एक्सपीरियंस फिर मेरे को 2 साल बाद एक फिल्म गुड बाय, जो आपने देखी होगी, आके चली भी गई फिल्म, उसमें मुझे मौका मिला। विकास बैल जिसके डायरेक्टर थे, उस फिल्म में मुझे ज़रूर 15 दिन अमित जी के साथ रहने का बहुत गोल्डन चांस मिला। और उनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने और समझने में भी आई कि वो किस तरह से एटीट्यूड में सेट पे रहते हैं। उनका लर्निंग प्रोसेस में जो समझ में आया, उनका को आर्टिस्ट के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन वो बैठाते हैं, वो भी समझ में आया। कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैं पैदा नहीं हुआ तो जब से वो इंडस्ट्री में है, मैं पैदा हुआ उसके बाद भी वो इंडस्ट्री में, और जब मैं खुद इंडस्ट्री में गया और उनके साथ काम किया तो पता चला कि महान ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। ये बात अमित जी पे बिल्कुल सटीक बैठती है कि वो जो महानता है, जो वो सदी के नायक आज कहलाते हैं, वो अपने टैलेंट पे कहलाता है। ये अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए आमतौर पर लोग तरसते रहते हैं, और आप जो है 2 बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, एक बार टीवीसी एड में और एक बार एक मूवी गुड बाय में। विकास बैल जिसके डायरेक्टर थे। तो दूसरी बार जब आप अमिताभ बच्चन जी के साथ थे तो इंटरेक्शन भी आपका उनके साथ रहा होगा। मेरे तो टीम थे। क्या आपको उनकी तरफ से पर्सनली कोई बेहतर एक्टिंग करने के लिए या बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए कुछ टिप्स वगैरह दी गई? नहीं, ऐसा तो टिप्स तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जब हम सेट पे रिहर्सल करते थे तो वो बताते थे कि थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, इस शब्द को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, या इस तरह से हम डायलॉग बोल सकते हैं। उनसे काफ़ी सीखने को, क्योंकि जब वो दूसरे एक्टर्स के बीच में भी रिहर्सल कर रहे होते तो मैं बारीकी से उनको देखता रहता था, और बहुत वो गंभीरता से, बहुत डेप्थ जाके चीज़ों को समझ के और फिर करते थे। तो मतलब ये चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा कि एक एक्टर को सेट पे बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है, अपने कैरेक्टर के को समझने की ज़रूरत है, वो क्या परफॉर्म करने वाला, उसकी नॉलेज उसको पहले से होनी चाहिए, या डायरेक्टर से उसको डिस्कस करना चाहिए कि वो कैरेक्टर को किस तरह नज़रिए से देखते हैं। तो ये सब कुछ माहौल ना आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। और इतने बड़े एक्टर्स के बीच में अमित जी के अलावा नीना जी मैम थी वहाँ पे, और रश्मिका मंदाना जी थी, पवन गुलाटी जी थे, और भी एक्टर, बड़े बड़े एक्टर थे। तो सबके बीच में अगर हम काम करते हैं तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हमें भी कहीं ना कहीं मिलता है, और वो आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको देता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ टोटलिटी में कि अमित जी एक तो पंचुअल बहुत हैं अपने काम के लिए और अपनी एक्टिंग के लिए। ऐसा हर एक्टर को होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। आप कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, मूवीज, वेब सीरीज, और आपके ये आपने डेली सोप में भी काम किया है। हाँ, वो स्ट्रगल के दिनों में मैंने लापतागंज भी किया, नीली छतरी वाले भी किया, और 7 फेरों की हेरा फेरी भी किया। वो कॉमेडी सीरीज थी, उसमें भी अच्छा कैरेक्टर था, कंटिन्यूटी कैरेक्टर था। पर किस्मत में कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना आया। कोरोना के बाद हम जैसे एक्टर्स का थोड़ा सा वजूद बढ़ गया, स्क्रिप्ट की डिमांड में हम जैसे एक्टर्स फिट होने लगे। तो आफ्टर कोरोना फिर मुझे फिल्म और वेब सीरीज़ के ऑफर्स ज़्यादा आने लगे, और मैं भी उनको करने लगा। तो अभी कुछ समय से, पिछले 3-4 साल से टीवी छूट गया है, फिल्म, वेब फिल्म और कमर्शियल टीवी सीरीज, एड वगैरह ये ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। कोविड जो है 2020 स्टार्टिंग में यहाँ एंटर हो चुका था इंडिया में, और उससे पहले के बॉलीवुड, यानी उससे पहले की इंडस्ट्री और उसके बाद की जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट, जमीन और आसमान का फर्क आ गया। आप सभी को पता है कि आफ्टर कोरोना और कोरोना से पहले सिचुएशंस क्या थी, लोग कैसे जीते थे, और कोरोना खत्म होने के बाद अब लोगों की लाइफ स्टाइल जो है, जीने का तरीका चेंज हो गया। भाई कोरोना के टाइम में लोग घर में थे, बंद थे, तो उन्हें उस वक्त पता चला कि इंटरनेट क्या है, या घर बैठ के हम क्या नया क्रिएटिव कर सकते हैं। हर सेक्टर में, फिल्म लाइन की बात नहीं है, एक्टिंग की बात नहीं है,
कमर्शियल्स की बात नहीं है। आपके अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों ने कई नए नए आइडियाज़ अपने बिजनेस के निकाले, वो घर में बैठ के निकाले। तो कोरोना ने कुछ चीज़ें हमसे छीनी है, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा हमको अच्छी दी भी हैं। तो दिन रात का अंतर ये हो गया कि जो पहले अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें हीरो का वजूद बहुत ज़्यादा है कि भाई फिल्म में हीरो है तो फिल्म हिट है। वो सारे कंसेप्ट सब खत्म हो गए, दूर हो गए वो सब। कोरोना के बाद जो अब हीरो है तो वो स्क्रिप्ट है, कंसेप्ट है, कहानी है, उस कहानी के किरदार आज की तारीख में हीरो है। क्योंकि अब इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज और फिल्में आई हैं, इसमें कोई बड़ा हीरो ऐसा नहीं है जो फिल्म का हीरो है, कहानी हीरो है ऐसे। तो हम जैसे एक्टर्स को भी इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। और कोरोना के बाद तो बहुत ज़िंदगियाँ बदल गई, लोगों को बिजनेस करने के आइडिया भी अलग अलग आ गए हैं। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई, मजदूर गाँव चले गए, तो उन्होंने भी नए नए आइडियाज़ निकाले। आज हर गाँव में अगर आप देखोगे तो 2 से 5 यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाएंगे। वो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो ये सब कोरोना की देन ही है। अगर कोरोना नहीं आता तो लोग शायद इतना फोकस ही नहीं हो पाते नेट पे, या अपना जो ये ऑनलाइन की जो दुनिया है, वर्चुअल दुनिया से जान पहचान नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना आया तो अच्छा ही आया, इसमें बुरा है किसी नहीं, और सब ईश्वर की देन थी, कुछ अच्छे के लिए हुआ था जो भी होता प्रकृति में, ये है। आप भी इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव रहते हैं, क्या पैरेलल इनकम का कोई सोर्स क्रिएट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को बतौर एक्टर इस तरह से ही देखता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट मतलब उस वे में मैं ज़्यादा काम नहीं करता। आज अभी कभी शूट पे हूँ, ये मूड हुआ कुछ बना ली रील तो डाल दी, ऐसा फुल्ली फोकस होके मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरली। बाकी अपनी एक्टिंग पूरी हो जाए वो बहुत है, अपनी परफॉर्मेंस में अच्छा कर लो, उसी में खुशी है, उसी में आनंद है। आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए नए फॉर्मेट्स होते हैं, नई नई कहानियां होती हैं, नए नए कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप नए कैरेक्टर के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं? क्या कैरेक्टराइजेशन उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या अपनी तरफ से जैसा आप? नहीं, देखिए जब कभी भी हम एक्टर्स के पास स्क्रिप्ट आती है तो उस स्क्रिप्ट का पूरा ब्रीफ वॉइस नोट आता है, या फ़ोन पे कास्टिंग डायरेक्टर्स बताते हैं कि ये कैरेक्टर इस जगह ये महत्व रखता है, या इसका ये स्केच है, या इस तरह से ये कैरेक्टर अपनी लाइफ में ऐसे जीता है। वो सारी ब्रीफिंग हमको दी जाती है। उस ब्रीफिंग के आधार पे, उस डिटेल के आधार पे फिर एज एन एक्टर हम अपने लेवल पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उस किरदार के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं अपनी एक्टिंग से, अपने कॉस्ट्यूम मेकअप से। और जब फाइनल कुछ हो जाता है कि हाँ अब कैरेक्टर के आप करीब हो और आप फाइनल हो गए हो, फिर रिहर्सल रीडिंग का नेक्स्ट टर्न आता है। तो उसमें भी आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि ये कैरेक्टर क्या है, कैसे रहता है, कैसे जीता है, क्या चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है। मतलब सारी चीज़ें फिर डायरेक्टर से भी इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती हैं। डायरेक्टर्स फिर अपने ओपिनियन देते हैं कि हम इस कैरेक्टर को इस नज़रिए से देखते हैं, तो आप इस तरह का प्ले कीजिए। फिर जब सेट पे शूट होता है तो उसमें काफ़ी चेंज ओवर होते हैं, रीटेक्स भी होते हैं, और को आर्टिस्ट के भी ओपिनियन ली जाती है, वो कैसे कंफर्टेबल है डायलॉग डिलीवरी में। तो सब मिलजुल के फिर एक किरदार का निर्माण हो पाता है, एक कैरेक्टर जब डेवलप होता है। आप किस तरह के किरदार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या स्पष्ट कहें कि आप किस जोन में एक्टिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? नेगेटिव और कॉमेडी दोनों मेरे पसंदीदा है। ग्रेट। कॉमेडी मतलब हास्य कलाकारी में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, और नेगेटिव में मुझे बहुत अच्छा लगता है, नकारात्मक किरदार। ग्रेट। तो कोई आपका नेगेटिव कैरेक्टर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जब आप वहाँ भी नेगेटिव किरदार करते समय भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सामने वाले को हंसी आ रही, डायरेक्टर तक मुस्कुरा रहे हैं? मैंने एक वेब सीरीज करी थी रंगबाज सीजन 3। उसमें दिनेश सिंह का एक कैरेक्टर मुझे प्ले करने का मौका मिला था। उसमें मेरे को ओरिजिनल अपनी मूछें बढ़ानी पड़ी थी। वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर थे। 2 जने होते हैं, दिनेश सिंह और मनोज सिंह, जो कि साहबुद्दीन के खास आदमी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर सीन था नोट गिनने का, उसमें से एक नोट कम होता है, तो मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि वहाँ एक्टर्स को भी हंसी आई और डायरेक्टर को भी हंसी आई, लेकिन वो टेक इतना अच्छा निकला कि लगा कि एक नेगेटिव कैरेक्टर भी अगर प्ले करता है तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमर छुपा होता है। वो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का रहा। रंगबाज सीजन 3 बहुत प्यारी वेब सीरीज़ थी और उसको अवार्ड भी मिला। आज वो अच्छी वेब सीरीज़ रही मेरी लाइफ में। मतलब ये कह सकता हूँ कि एक नेगेटिव कैरेक्टर भी आपको कहीं ना कहीं हंसा सकता है। एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी टाइटल में भी आपने ज़बरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई थी,
और उसकी ज्यादातर शूटिंग जो है वो धोरों में हुई थी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि धोरों में आप शायद वो गर्मी का टाइम था बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे गर्मी की वजह से वहाँ, वो एक्सपीरियंस बताएं। 2017 में कास्टिंग चल रही थी जयपुर में ही, टर्टल करके फिल्म की, और लकीली मैंने भी ऑडिशन दिया और कास्टिंग में मेरे को फाइनल किया एक कैरेक्टर के लिए, ननगुनाई के लिए। और उसमें संजय मिश्रा जी लीड में थे, विजय राज सर थे और काफ़ी बड़े एक्टर्स भी थे। उसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर में मेरा भी था। फिल्म वाटर क्राइसिस पे थी और वो फिल्म जब हम शूट कर रहे थे वो रेगिस्तान और पूरा गर्म था। उस टाइम टेम्परेचर चल रहा था 46 और हमारे पास प्रोडक्शन हाउस के पास इतना पैसा नहीं था या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वैनिटी मिल जाए सबको। तो बाहर खुले में पेड़ के नीचे बैठना होता था, टेक के लिए भरी दोपहरी में गर्मी में जाना होता था। मतलब पूरी यूनिट जितने भी, चाहे एक्टर्स हों, चाहे कास्टिंग के लोग हों, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, सब लोग बड़े बेचैन हो गए थे, सबकी स्किन बर्न हो गई, सब काले काले से हुए थे। पर जब इतनी मेहनत करके जब वो फिल्म निकल के आई, एडिट हुई और फिल्म जब फ्लोर पे आई और जब फिल्म को नेशनल अवार्ड 2018 में 2018 में जब उसको नेशनल अवार्ड मिला, तो वो जो जलन थी ना, वो आनंद में प्रफुल्लित हो गई। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो राजस्थानी बैकग्राउंड की पहली एकमात्र फिल्म थी जिसे नेशनल अवार्ड मिला। क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज में आज तक कोई ऐसा अवार्ड मिला नहीं है किसी भी फिल्म को। तो मेरे तो लिए बहुत लकी बात है कि मैं खुद जयपुर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मेरे ही लैंग्वेज की कैटेगरी में मेरी ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना सब ईश्वर की कृपा है। ग्रेट। हाँ, और वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि जब संजय मिश्रा जी के साथ 10-12 दिन खूब काम करने का मौका मिला। वो अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एक्टिंग की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ भी रहा मेरा काम करने का। और फिल्म भी धमाकेदार रही। अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। वो आजकल यूट्यूब पे भी फिल्म आ गई है, टर्टल, आप देखिएगा ज़रूर। वर्सोवा में समंदर किनारे बीच पर ही संजय मिश्रा जी का मकान है। हाँ, वो कभी वहाँ उनके साथ समय बिताया है? एक बार जाने का मौका मिला था, 1-1.5 घंटा उनके साथ बैठे थे। म्यूज़िक के बहुत वो मतलब बहुत म्यूज़िक से उनको बहुत प्यार है। मैं मिलने गया था मेरे एक और मित्र उनके साथ, उससे पहले टर्टल कर चुके थे, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानने लग गए थे कि हाँ टीटू है, अच्छा एक्टर है, छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं। तो एक दिन घर गए उनके, कुछ काम भी था उनसे, तो उन्होंने अपनी जहाँ उनकी बैठक है वर्सोवा में, जो उनका फ्लैट है उसमें नीचे वाले फ्लोर पे, उन्होंने चाय वाय पिलाई, बहुत बातें करी और म्यूज़िक का भी कुछ चीज़ें उन्होंने सुनाई हमको। थिएटर पे खूब बातें हुई, नाटकों पे बातें हुई, आने वाले प्रोजेक्ट्स पे। और एज एन एक्टर मैं हमेशा कुरेदता रहता था, सर कैसे इम्प्रूव करें और क्या करें और कैसे करें। तो हमेशा ही कहते रहते यार तू बेचैन रहता है क्या। मतलब आप ज्ञान लेते नहीं थे, ज्ञान छीनते थे? नहीं, ज्ञान कुरेदता था, कुरेदते थे। देखो जब तक माँ जब तक बच्चा नहीं रोगा माँ कैसे दूध पिलाएगी। क्या बात है। और आपको अच्छा बेहतरीन एक्टर बनना है तो प्रशांत जी, अगर आपको अच्छा एंकर बनना है तो आपको बड़े एंकर्स को देखना होगा ना। बिल्कुल, उनसे बात करनी होगी। वो चला के तो आगे से बताएंगे नहीं, क्योंकि देखो बड़े लोगों में बड़ापन होता है कि मैं क्यों शेकी बंगारू, मैं क्यों बताऊंगा यार। हाँ, अगर आप बोलोगे सर मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आप बताइए ना कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं थोड़ा, तो आप बड़े लोगों से तो मांगना चाहिए ना। बिल्कुल, है ना, ये तो अधिकार है, छोटे लोगों का अधिकार है बड़े से मांगने का, बड़े लोगों का अधिकार है गर्व से देने का। क्या बात है। तो ये हमेशा गांठ बांध के चलता हूँ मैं तो। अगर मुझसे कोई सीनियर है उम्र में भी, तजुर्बे में भी, किसी और सेक्टर में, तो उससे मांगने में क्या तकलीफ, मांग लेना चाहिए। बहुत गहरी बात बोली है आपने। काफी समय से आप रंगमंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या रंगमंच छोड़ चुके हैं या कोई सरप्राइज देने के इरादे से कुछ करने की तैयारी है? प्रशांत जी, मैं 96 से ही थिएटर से जुड़ गया था, जब मैं 10th क्लास में था। और पढ़ाई करते करते थिएटर खूब किया, MA तक थिएटर किया, उसके बाद भी 6 साल तक, मतलब 2011 तक मैंने खूब दबा के थिएटर किया है। जयपुर के जो मेरे नाट्य गुरु हैं श्री शाबिर खान सर, उनकी वर्कशॉप में आया था मैं 96 में। उस वर्कशॉप से जुड़ा और उनके साथ मैंने काफ़ी प्ले किए, दूधा, तीन टप्पर, ताम्रपत्र, और उनके कई शो किए। दूधा के तो मैंने 70-80 शो किए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने थिएटर नहीं दिया किया या थिएटर को समर्पण नहीं दिया, समय नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी के सारे प्रीशियस टाइम थिएटर को दिए। और जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैंने बहुत कर लिया थिएटर, अब थोड़ा सा अपने आप को कुछ अलग से भी एक्सप्लोर किया जाए, अपने आप को थोड़ा सा अलग दिशा में भी लेके जाए, तो फिर मैंने डिसाइड किया बॉम्बे जाने का। तो पहली बार जब 2008-9 में गया, मुंबई समझ में नहीं आया, वापस आ गया। फिर 2011 में गया, फिर कोई बात नहीं बनी, वापस आ गया।
जब जब वापस आता था और मजबूती से थिएटर करता था, लोगों के साथ करता था, लोगों को नए जो बच्चे आते थे उनको मौका देता था। अपनी हमारी जो सभी कलाकारों की संगठन गूंज जो हम सबने मिलकर बनाई थी, वो सब नए नवोदित निर्देशकों को मौका देती थी वर्कशॉप लगा के डायरेक्शन करने का। तो मैं थिएटर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से जुड़ा रहा 2013 तक। फिर मुंबई जाने की प्लानिंग के बाद 2014 के बाद मैंने थिएटर मुझसे इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री और कैमरे के वर्क पे था, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी था, उसको भी टाइम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक साथ ही दो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे आदमी के लिए कि मैं थिएटर भी करूँ, फिर थिएटर से टाइम निकाल के मैं एक्टिंग भी कर लूँ, ऑडिशंस भी दे लूँ, फिल्में भी कर लूँ, बहुत मुश्किल होता है वो। जब आप एक सेटल हो जाते हो, एक लेवल पे आ जाते हो ना, तब आप थिएटर भी अपनी मर्जी से कर पाते हो और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम है वो भी आप अपनी मर्जी से कर पाते हो, क्योंकि आपके पास बैलेंस हो जाती है हर चीज़ों की, समय का भी और हर चीज़ों का। अब जब स्ट्रगल में हो तो लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है ना। और जब एक लेवल पे आप सेट हो जाते हो तो फिर लोग आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप अपना हिसाब अपना बैलेंस कर लेते हो। फिर आप अपने नाटकों के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, रिहर्सल के लिए भी टाइम निकाल। और थिएटर तो कमिटमेंट वाली बात है, थिएटर एक बार यस कर दो तो फिर ये थोड़ी ना कि अब आप बीच में कोई शूटिंग आ गई तो चले गए छोड़ के, ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो जब थिएटर का कमिटमेंट है तो फिर फुल्ली थिएटर का कमिटमेंट, फिर नो मीडिया, नो फिल्म, नो वेब, ओनली थिएटर। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि अब आप थिएटर करने के मूड में हो नहीं? हाल फिलहाल तो नहीं हूँ। हाँ, एक समय सीमा मैंने तय की हुई है, उसके बाद मैं थिएटर में भी वापस उसी तरह से इन्वॉल्व होऊंगा जो पहले हुआ करता था। भाई जब थिएटर को मैंने 16 साल दिए तो मैं तो इंडस्ट्री को भी 9 साल ही दिए। ग्रेट, है ना। तो थोड़ा सा लगेगा ना कि नहीं, हाँ इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन होने लग जाएगा कि हाँ कर लिया, अब थिएटर भी करें। लेकिन अब मुंबई जैसे शहर में मेरे जैसे इंसान के लिए थिएटर करना भी बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वहाँ के अपने अपने ग्रुप की अपनी अपनी मोनोपोली है, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। और मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं बहुत कम लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन में मैच हो पाता हूँ। मैं अपने शहर में ज़रूर थिएटर कर सकता हूँ, करने की इच्छा है, जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। थिएटर तो मेरी जननी है, मेरे जैसे कलाकार को पैदा करने वाला थिएटर ही है, और थिएटर ने ही मेरा जीवन चलाया। जितनी भी रोजी रोटी यहाँ जयपुर में कमाई वो सब थिएटर ने दिया है, इसके अलावा किसी ने नहीं दिया। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि मुंबई कभी किसी को निराश नहीं करती? कोई भी इंसान को कोई भी चीज़ निराश कर ही नहीं सकती जब तक कि वो खुद निराश ना हो, ये मेरा कहना है। ग्रेट। हाँ, कोई भी चीज़ समय मांगती है और समय आपको देना पड़ेगा। और ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें तो समय लगता ही है ना। एक नाटक को भी तैयार करने के लिए 35 से 40 दिन लगते हैं। 35 से 40 घंटे में कोई नाटक तैयार कहाँ होता है? होता भी तो वो एमेच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुंबई भी अगर आप आना चाहते हो, प्लानिंग है, तो आप सोच के चलो कि पहले तो आप मैच्योर होने चाहिए, एक्टिंग में आपको आनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स पे कमांड होना ज़रूरी है। 1997 जादू का कालीन भाई बहुत पुरानी, वो कहाँ से कुरेद के लाए क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि मैं साथ ही था आपके। हाँ, उस टाइम वर्कशॉप में आप बहुत बाल अवस्था में आए थे हमारे पास। वो दिन भी मात्र 15 साल का था उस वक्त। हाँ, लेकिन वो अच्छा आप लोगों का वो ग्रुप, वो काम करने के तरीके वो आज भी याद आते हैं, रियली याद। सब छोटे छोटे बच्चे, और जादू का कालीन पूरे राजस्थान में हमने शो किए थे आप सभी को लेके। बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरी लाइफ का। आनंद आनंद। अच्छा, थिएटर में आपका सबसे यादगार प्ले जादू का कालीन ही माना जा सकता है, या और भी कुछ प्ले हैं जो आपके लिए आपके स्मृति पटल में हमेशा रहते हैं? सच कहूँ तो पहला प्ले दूधा, जो मेरी वर्कशॉप का जिंदगी की मतलब अभिनय की शुरुआत का पहला प्ले, साबिर जी के निर्देशन में, गुरुदेव जी के निर्देशन में, उसको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो प्ले मेरी आत्मा का एक हिस्सा आज भी है। उस प्ले ने ही मुझे बहुत कुछ चीज़ें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि इस नाटक की रिहर्सल भी बहुत महीनों तक रही हुई थी, 2-2.5-3 महीने नाटक की रिहर्सल भी चली थी। उसका पहला शो जयपुर में किया, उसके बाद दूसरा या तीसरा शो हम लोग बॉम्बे में भी करके आए थे साबिर सर के साथ जाके, गुरु जी के साथ। तो वो एक अलग अनुभव था। उसके बाद जादू का कालीन तो मेरे दिल के कोने का एक छोटा सा हीरा है, वो भी उसको भी नहीं भूल सकते, बहुत बेहतरीन नाटक है। ऐसे तो बहुत सारे प्ले हैं जो अलग अलग डायरेक्टर के साथ मैंने किए,
वो सबकी एक अलग यादें हैं। पंचनामा तपन दा के साथ किया, 21वीं सदी किया उनके साथ, दिलीप सर के साथ, दिलीप जी के साथ मैंने अग्नि परीक्षा किया, रावण किया, कई और नाटक किए अलग अलग डायरेक्टर्स का। तो उनकी सबकी यादें तो हैं दिमाग में, और वो अनुभव आज वही अनुभव मेरी लाइफ में कैमरे के सामने काम आ रहा है। थिएटर में तो आपने डायरेक्शन भी किया है। नहीं ऐसा तो नहीं, हाँ कुछ एक 4-5 प्ले कर लिए थे गलती से। हाँ, बेसिकली मैं डायरेक्टर हूँ नहीं। तो आप डायरेक्शन करना भी नहीं चाहते? नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता था। ये तो ठीक है, अब थिएटर कर रहे हैं तो एक नया नया जोश होता है, तो एक नई स्किल में हाथ आजमाने की हर आदमी कोशिश करता है कि मैं लाइट भी कर लूँ, मैं मेकअप भी कर लूंगा साहब, और मैं तो सेट डिजाइन भी कर लूंगा। अब मतलब कह सकते हैं कि एक्टिंग से खुश हैं। मैं एक्टिंग से खुश हूँ। 2-3 शॉर्ट प्ले किए थे जयपुर में ही, और रंगमंच के दौरान उन दिनों जीवन में पढ़ाई भी चल रही थी, तो डायरेक्शन के भी कभी कभी लगता था कि कर लो यार, अपन भी थोड़ा आता है। तो 2-3 प्ले किए थे, वो अच्छे से हो गए। पर मुझे लगा कि मैं डायरेक्शन के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक्टिंग के लिए बना हूँ, और डायरेक्टर मुझे अच्छे से डील करे तो मैं उनकी इच्छा अपेक्षाओं पे शायद खरा उतर जाऊँ। ग्रेट। अच्छा, आप सोशल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं, और हाँ, हाल ही में देखा गया है कि आप सुरमन संस्थान के साथ कुछ ज्यादा ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। कुछ त्याग, समर्पण, कुछ भावनाएं आपकी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ बताएं, सुरमन संस्थान उनके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? देखिए वो संस्था से मेरा जुड़ाव 2001 से ही है, और 2000 में हमने भी अपना एक ग्रुप बनाया था गूंज के नाम से। उसके बैनर पे भी मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास नुक्कड़ नाटक किए 15-16 साल की रंगमंच की यात्रा में, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, साफ सफाई को लेके, रोड सेफ्टी पे, और हेल्थ हाइजीन को लेके, तो बहुत सारे काम किए। तो बहुत सारी संस्थाएं मेरे टच में आई, मैं उनके टच में आया, उनके लिए बहुत काम किए, सेवाएं दी। उनमें से वन ऑफ द ये सुरमन संस्था भी है, जो कि अनाथ बच्चियों के लिए काम करती है। उनके आश्रम में जाके मुझे कभी लगता नहीं कि बच्चे अनाथ हैं। बाकी कई आश्रमों में या कई संस्थाओं में गया हूँ, वहाँ सब लगता है कि फॉर्मेलिटीज़ है, या सब केयर टेकर होते हैं, मतलब सैलरीड पर्सन, सैलरीड, या फिर बोले तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए चलाना है साहब। लेकिन सुरमन में मेरा अटैचमेंट इसीलिए रहा, बाकी लोगों से तो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ लगता ही नहीं कि बच्चे अनाथ हैं, इनके माँ बाप नहीं है, इन बच्चियों के कोई रिश्तेदार नहीं है दूर दूर तक। वो वैसे ही रखती है, क्योंकि उनके तीनों बच्चे उसी आश्रम में पले बड़े, दीदी के, जिनका नाम मनन चतुर्वेदी जी है, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित की गई संस्था है। और मैं जब भी बॉम्बे से जयपुर आता हूँ, चाहे मैं 10 दिन हो 5 दिन, तो 2-1 दिन के लिए आश्रम में जाता हूँ, अपनी कोशिश करता हूँ सेवा करने की, कुछ डोनेशन कराने की, कुछ अपनी तरफ से काम करने की, और कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है कि वो जेन्युइन वे में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उस टाइप में अटैचमेंट नहीं है कि यार मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो जेन्युइन वे में ईमानदारी से काम कर रहे हैं समाज के लिए, अनाथ बच्चों, इसलिए मेरा थोड़ा सा लगाव है उस संस्था से। जयपुर आता हूँ तो 1-2 बार जाके आता हूँ। ग्रेट। सामाजिक सरोकार के लिए मैं भी बहुत संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा, सामाजिक कार्य मैंने बहुत किए, इसलिए समाज में कहाँ वेदना है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, कहाँ गंदगी है वो भी मुझे पता है, कहाँ अच्छा है ये भी पता है मुझे। इसलिए कुछ अच्छी संस्थाएं आज भी हैं जो जिनके टच में मैं हूँ, उनके लिए मैं काम करता हूँ तो अच्छा लगता है। आप मुंबई में कई फिल्मों में या आपके वेब सीरीज में, बेबी सोप्स में काम कर चुके हैं, और कई तरह के कैरेक्टर्स आपने किए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है अभी भी आपके जहन में जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी हाइट की वजह से आप कर नहीं पाते? नहीं ऐसा मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, छोटी हाइट वाला। सुपरमैन। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर अगर ये इंटरव्यू देखे और वो मेरी बात उस तक पहुंच जाए इस इंटरव्यू से, तो कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलप करे, सुपरमैन छोटी हाइट वाला, वो मैं करना चाहता हूँ। या फिर कोई भी सुपर हीरो, या फिर कोई ऐसा जादूगर जो छोटे हाइट वाला डेंजर जादूगर हो, वो ऐसा कुछ कोई कैरेक्टर कोई कर रहा हो तो प्लीज मुझे याद करें, कांटेक्ट करें, प्रशांत जी से कांटेक्ट करें। ग्रेट। जीवन में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या अभी तक जो आपने कमाया है या जो कमा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? इंसानी फितरत होती है, उसको संतुष्टि होती कहाँ है? सही है कि गलत है? संतुष्टि तो नहीं। जो संतुष्ट हो जाता है फिर वो सन्यास की ओर चला जाता है। मैं अभी तक अपनी अभिनय से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभिनय की वो चीजें अभी नहीं छू पाई है जो कि छूनी चाहिए एक कलाकार को।
पैसे की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, पैसा तो सबको नीड होती है, ज़रूरत होती है, भौतिक जगत में पैसा बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, डेली रूटीन की चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन अभी पैसे वाली बात नहीं है, अभी है करैक्टर और किरदार, और उस अभिनेता जो अभी अंदर मेरे पल रहा है वो उसको एक सही दिशा, सही मुकाम तक लाने की बस यही इच्छा है कि अच्छे करैक्टर्स मिलें तो मैं उनको अच्छे परफॉर्म कर पाऊँ, प्ले कर पाऊँ पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने, आप भी कहो तो हाँ यार मज़ा आया देख के, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो अभी लालसा है कि कुछ और बेहतरीन काम कर पाऊँ, अभी कुछ किया नहीं है सच बताऊँ तो, देखा जाए तो आदमी की 100% लाइफ में अगर मैं अभिनय की या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने 35% ही काम किया अभी, 65 बाकी है अभी, उसके लिए कोशिश है। आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, फिर भी आपके इतने चाहने वाले हैं, आप कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, सुनामी आने वाली है शायद चाहने वालों की, तो फिर चाहने वाले तो पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, तो सब आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत है जो चाशनी की तरह चिपटी रहती है हमारे। आप किस तरह की विचारधारा को फॉलो करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से आप अपनी सोच को मिला पाते हैं? मैं किसी पार्टी का तो फेवर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए हर एंगल पे, चाहे वो धार्मिक बात हो, राजनीतिक बात हो, किसी भी एंगल पे बात हो, सबको ये लगना चाहिए ये मेरा ही देश है, मेरा ही काम है बस। अगर जिस दिन ये सब लोग समझने लग गया कि ये मेरा देश, ये मेरा काम, ये मेरा समाज, ये मेरा परिवार, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी शख्सियत है जिस पर आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकते? यार ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मैं मोदी जी पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, देखो यार, क्योंकि गुस्सा करूंगा तो प्रॉब्लम में मैं आ जाऊंगा। और आपके परिवार में ऐसी कौन सी शख्सियत है जिस पर आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकते? यार मेरी बिटिया है, पर कभी कभी पढ़ाई के मामले में कर देता हूँ ऐसे नौटंकी करके, एक्टिंग दिखा देता हूँ उसको भी। मेरी बेटी जब मैं अपने स्ट्रगल की शुरुआत करने जब बॉम्बे जा रहा था 2015 फाइनली, फैमिली के कहने पे, वाइफ के कहने पे, तो मैं मेरी बेटी को 1.25 साल की छोड़ के जयपुर में बॉम्बे गया था और 5-6 महीने में वहीं स्ट्रगल में था। तो कोई दूरी होती है ना, वो उन दूरियों ने बहुत मजबूती भी दी है, कई बार तोड़ती भी है दूरियां अपने आप को। तो मैं चाहकर भी बेटी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाता। हाँ, पढ़ाई को लेकर कभी कभी ऐसे नौटंकी जरूर कर देता हूँ उसके सामने। बाकी तो गुस्सा है, एक्टर क्या, मैं भी तो इंसान ही हूँ, गुस्सा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन ऐसे अननेसेसरी नहीं करते। कोई जेन्युइन बात होती तो ही गुस्सा आता है किसी को। मुंबई में आप अलग रहते हैं अपने फ्लैट में, खुद ही खाना बनाते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, पहले नहीं था, जयपुर था जब तक कुक नहीं था, मुंबई ने मुझे कुक बना दिया, धोबी हजाम सब बना दिया। क्योंकि मुंबई ने सिखा दिया कि बेटा संघर्ष करेगा तो ही कुछ मिलेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलेगा। फाइट करोगे ना तो राइट दिशा अपने आप मिलेगी। ग्रेट, फाइट से राइट, फाइट से राइट, क्या बात है। और हम जैसे आदमियों की तो हाइट कम फाइट ज्यादा है हमेशा। हाइट कम फाइट ज्यादा, और फाइट करोगे तो राइट दिशा में जाओगे। क्या बात है, सही क्या दिशा बात में, है, क्या बात है। जो आपको सही मुकाम पे लेके जाए। आपने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की? यार याद नहीं, थोड़ी देर, हाँ देखी तो है। अगर आपको उसी तरह से एक दिन के लिए हाँ, मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति क्या बनाओगे? देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बना दो यार, आप उस एक दिन में क्या करेंगे? बना दूंगा। क्या करेंगे आप उस एक दिन में? उस एक दिन में? हाँ, या एक दिन काफी नहीं है? यार एक दिन में फाइलें वाइलें पुटअप होने में बरसों लग जाती है सरकारी तंत्र में, तो एक दिन में क्या हो पाएगा? कुछ होगा? लेकिन नायक मूवी में अनिल कपूर ने तो बहुत काम किया था। वो करवा लिया डायरेक्टर ने, वैसे होता नहीं इतना काम किया। कोई भी प्रस्ताव ऐसी थोड़ी बाहर से हो जाता है, उसके लिए प्रोसेस होता है, कोई भी आर्टिकल चेंज करना है, उसकी सब सहमति होती है, रेशियो ऑफ वोटिंग होती है, बहुत सारी तो क्या डायरेक्टर नहीं करवाया था? राइटर का कोई रोल नहीं था उसमें? वो सबने मिलके खिचड़ी पकाई थी ये। इसलिए अगर एक दिन का मुझे अगर प्रधानमंत्री ना बनाया जाए तो मैं क्या करूं? मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू करा दूं, ये मेरी इच्छा है।
कैसी योजनाएं? और थिएटर के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं, क्या क्या आप? जो छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम होगी, सरकार की तरफ कुछ फंड प्रोवाइड किया जाए क्रिएटिव काम के लिए, क्रिएटिव शूटिंग के लिए। थिएटर में ऐसे नए जो बंदे हैं, नए जिनको मौके नहीं मिलते, तो उनको थोड़े से उस लेवल पे उनको फंड किया जाए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक लेके आ सके। टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कई चीज़ें सामने नहीं आ पाती, वो कुछ योजनाएं लागू करने का मेरा मन है। ऐसा होता, अगर मैं ऐसी पोजीशन में होता तो मैं ज़रूर करता। तो मैंने आज भी जब जयपुर आता हूँ तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे पुराने मित्र हैं, आज वो थिएटर पे ही डिपेंड हैं, पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए जिन्होंने अपना पूर्ण समर्पण थिएटर को किया, थिएटर ही उनकी जीवन है और उसी से खाते कमाते। तो कुछ ऐसी योजना है, कोई ऐसा सरकारी नौकरियों में कुछ ऐसा कोटा ज़रूर डलवाता मैं कि इतने % एक्टर्स लोगों की भी भर्ती की जाए हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट में एक ही तरह का माहौल होता है, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी के लिए कुछ ऐसी विंग होनी चाहिए थी, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब में होनी चाहिए, सब में 2-2 पोस्ट होनी चाहिए अपनी थिएटर वालों की। तो कितने थिएटर वालों को रोजगार मिलेगा, ये मेरा थोड़ी प्लानिंग थी, पर मैं बन नहीं पाया। प्रधानमंत्री अब आप देख लो, बना दो तो प्रधानमंत्री तो मैं कर सकता हूँ। बात करता है किसी से? करो देखो। अच्छा, एक सवाल ये कि आप ये इस बात का तो आपको अफसोस होता होगा कि परिवार को आप समय नहीं दे पाते, मुंबई रहते हैं तो। नहीं, कोरोना से पहले तक ऐसा सिचुएशन थी कि एक बार मुंबई गए तो फिर गए 4 महीने 3 महीने बाद आ रहे हो, या फिर बहुत ही कोई ज़रूरी काम है या घर में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आप तुरंत आओगे। कोरोना से पहले तक ऐसी स्थिति। अब आफ्टर कोरोना क्या हो गया कि अब एक्टर्स को जो ऑडिशन से स्क्रिप्ट आती है वो कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से अपना सेल्फ टेस्ट बना के ऑडिशन बना के भेज सकता है। बिल्कुल। तो अब मैं फ्रिक्वेंटली 2021 के बाद जयपुर आता रहता हूँ, हर 1-1.5 महीने में एक राउंड मार देता हूँ, 5-10 दिन के लिए। और ऑडिशंस भी आते थे, यहाँ घर में भी स्टूडियो बना रखा है, वहाँ से बना के भेज देते हैं। ऐसे चलता है और अच्छा भी है। अगर आप रंगमंच पर ना आते, एक्टिंग लाइन में नहीं आते, तो नियति आपको कहाँ ले जाना चाहती थी? मैं मेडिकल में होता, फिर मेडिकल लाइन में होता। मैं क्या कर रहे होते मेडिकल में? डॉक्टर? और मेडिकल में होता है तो मुझे पता, अब डॉक्टर होता ना होता, लेकिन मेडिकल में होता है, क्योंकि मैं थिएटर में रह के भी मैंने 10 साल मेडिकल लाइन को दी है। तो शायद ये मेरे जहन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि थिएटर के साथ साथ मेडिकल लाइन या सोशल लोगों को, रेड रिबन एक्सप्रेस के साथ जुड़ के, हाँ, वो सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, तो वो मेडिकल भी आ गया, उसमें सोशल इश्यूज भी आ गए, सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहा होता है, या किसी संस्था में या किसी अच्छे फाउंडेशन में काम कर रहा होता है, ऐसे कुछ होता है सारी सबकी। ग्रेट। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इच्छा मेरी एक्टिंग की थी, वो पूर्ति हो रही है उसकी। ईश्वर का असीम आशीर्वाद, कृपा है, मौका मिल रहा है। अभी जो रंगमंच पर नए लोग आ रहे हैं, कई लोग तो डायरेक्ट ही मुंबई पहुंच रहे हैं बिना रंगमंच किए, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? उनको थिएटर पे आना चाहिए या डायरेक्ट ही जाना चाहिए? कौन सही है? सबसे पहले तो ये उनको खुद को ही पूछना चाहिए, उनके अंतरात्मा से, कि उनको डायरेक्ट जाना चाहिए कि पहले कुछ सीख लेना चाहिए। मैं कोई भी अगर फ्रिज खोल के बैठ जाऊं, खराब फ्रिज, उसको ठीक करना है, मुझे नॉलेज होगी तो ही तो ठीक कर पाऊंगा। बिल्कुल। या कर दूंगा। नॉलेज होगी तो भी कर पाएंगे। 1% एक कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो गलती से लगाए और ठीक हो जाए, तो 1% वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे बॉम्बे आ जाते हैं और वो चल गई वाली बात है। नहीं तो थिएटर ही अभिनय की माँ है, जन्म दात्री है, जन्म देने वाली है। तो थिएटर एटलीस्ट एक नया जो आर्टिस्ट है, जिसको सपना है कि मैं मुंबई में आऊँ, काम करूँ या अभिनय में काम करूँ, तो उसे एटलीस्ट 3 साल थिएटर करना चाहिए, अभिनय करना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि अभिनय की क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कैसा होता है। आपने चांद देखा नहीं और चांद की बात कैसे कर लोगे? बिल्कुल। आपने पानी में हाथ डाला नहीं, बता कैसे सकते हो कि गर्म है कि ठंडा है? अभिनय भी ऐसा है। यानी कि थिएटर ही है एक्टिंग की पाठशाला, एक्टिंग की पाठशाला। सही? पाठशाला नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी से पास आउट होके फिर आप पाठशाला में जाते हैं। क्या कैमरे की है पाठशाला, थिएटर है यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ यूनिवर्सिटी पहले पढ़ी जाती है और पाठशाला बाद में। ABCD बाद में, पहले
XYZ पढ़ा जाता है यहाँ पे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो लास्ट में चलते चलते कोई मैसेज? दोस्तों मैसेज तो मैं क्या दूंगा, आप सभी समझदार हैं। मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप रंगमंच में आ रहे हैं तो दिल खोल कर आएँ, दिमाग खोल के आएँ और मस्ती के साथ जितना हो सके उतना थिएटर करें, अभिनय करें, अलग अलग डायरेक्टर के साथ नाटक करें, अलग अलग साहित्य पढ़ें। और कोई भी मेरा जैसा साथी मुंबई आना चाहता है तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए, क्योंकि वहाँ आके अधिकतर मैं जब बॉम्बे पहली बार गया तो लोगों से ही सुनता था या कोई किसी से पूछता था या क्या करना है, बोले मैं एक्टर बनने आया हूँ, तो गलत आंसर होता था उनका, एक्टर बनने आया हूँ। इट मीन्स यू आर राइट नाउ यू आर नॉट एक्टर। लोग मुझसे पूछते थे तो मैं बोलता था मैं काम करने आया हूँ, मैं एक्टर बनने नहीं आया हूँ। एक्टर ऑलरेडी हूँ मैं। मेरे शहर ने, मेरे थिएटर ने मुझे प्रिपेयर करके दिया है 15-16 साल में, मेरी फसल को पका के दिया है, अब मैं अपनी फसल बेचने आया हूँ। तो ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप मुंबई जैसे शहर में आए या कहीं भी, लोग को ये ना बोले कि मैं अभिनय सीखने आया हूँ, बोले अभिनय करने आया हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, बाकी कुछ स्किल्स होंगी वो यहाँ सीख ली जाएंगी। ये तो आइए, स्वागत है आपका मुंबई में, रंगमंच की दुनिया में। थैंक यू। रंगमंच की दुनिया में आपका स्वागत है, फिल्म इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। आप आइए, टीटू वर्मा जी आपको यही कहना चाहते हैं, लेकिन दिल से आइए, दिल और दिमाग पूरे खुल के आइए। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से आप ही बोल दो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इतनी देर से आप लोगों ने हमें सुना, हमें झेला, और मैं आभार व्यक्त करूंगा मेरे परम मित्र प्रशांत जी का। उन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने बातचीत करने का, कैमरे के सामने आने का। और खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या लाइक सब्सक्राइब। हाँ देखो ये क्या करें, ये ऐसा करेंगे आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया तो भी, नहीं आया तो भी। लाइक और डिसलाइक दो चीज़ें होती हैं, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। डिसलाइक के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी इच्छा है, ओपिनियन आपकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें आपको नई जानने को मिली होंगी टीटू वर्मा जी के बारे में। तो बहुत जल्द, यानी कि अगले शनिवार, हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत देने से पहले अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई बात मुंबई से रिलेटेड पूछनी है तो आप प्रशांत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग इनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।